कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने। पूरक वाचन। शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनैचर का अर्थ क्या है? शनैचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। आकाश के गोले पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए शनैचर कहा गया है। शनि का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। कैसे? शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। टाइटन के बारे में लिखिए। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में लिखिए। पहले शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, पायोनियर तथा वायेजर अंतरिक्ष यान की खोजबीन से, और 7 उपग्रहों का पता चला। शनि का सबसे बड़ा और दिलचस्प उपग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह है। कैसे? शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय है। वे स्पष्ट और विस्तृत है। ऐसा लगता है प्रकृति ने उसके गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। सत्य की महिमा। पाठ में सत्य के स्वरूप को कैसे उजागर किया है? सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा सादा है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्म की वाणी है। जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। सत्य के बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्य की महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? सत्य की महिमा पाठ में राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, महात्मा गांधी, जॉन मेन्सफील्ड आदि महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। नागरिक के कर्तव्य। कार्य शिविर के अंत में छात्रों को मीना मैडम क्या संदेश देती है? आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। नागरिक के कर्तव्यों का पालन करना शुरू कीजिए। इससे अपने के हित के साथ देश का कल्याण भी होगा। पर्यावरण के बारे में सलमा ने क्या कहा? प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। मीना मैडम ने कार्य शिविर में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया था? मीना मैडम ने कार्य शिविर में कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया था। कश्मीरी सेब कहानी। कश्मीरी सेब पाठ का आशय क्या है? प्रेमचंद जी की चेतावनी क्या है? कश्मीरी सेब पाठ में बाजार में लोगों के साथ होने वाले धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। खरीदारी करते समय सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रेमचंद जी के अनुसार सेब का क्या महत्व है? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न रहेगी। सेब केवल स्वाद की चीज नहीं,
उसमें गुण भी है। प्रेमचंद जी को किस बात का गम हुआ? प्रेमचंद जी को 4 आने पैसे खोने का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। गिल्लू, रेखा चित्र। लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताया? गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उदास हो वापस अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता है? लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था। लेखिका जब अस्पताल में थी तब गिल्लू उदास रहता, अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उदास हो वापस अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका की अस्वस्थता में तकिए के पास बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता था। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता रहता। वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता और उतरता। उन्हें चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता। खाते समय थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अस्वस्थता में सिरहाने बैठकर नन्हे पंजों से सिर और बालों को सहलाता। खिड़की के बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? बताइए। लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। मेरा बचपन आत्मक था। कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता? कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। ऐशो आराम की चीजों से दूर रहते थे। घर पर सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी। कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? जलालुद्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। कलाम जी के व्यक्तित्व निर्माण में जलालुद्दीन का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। जलालुद्दीन रामेश्वरम के स्थानीय ठेकेदार थे। जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। ये वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम सीमित दायरे से बाहर निकल पाए और उन्हें नई दुनिया का बोध हुआ। आशियम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी? आशियम्मा जी कलाम जी के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती। साथ में घर में बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन के विचार स्पष्ट कीजिए। जैनुलाब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। जैनुलाब्दीन का परिचय दीजिए। अब्दुल कलाम जी के पिता के बारे में लिखिए। जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के पिता थे। उनकी अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन वे बुद्धिमान थे। वे उदार स्वभाव और आडंबरहीन व्यक्ति थे। अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। नौका बनाने का काम करते थे। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के अभिन्न मित्र थे। बसंत की सच्चाई, एकांकी। बसंत की ईमानदारी का परिचय सोदाहरण दीजिए। बसंत के उत्तम गुणों को वर्णन कीजिए। बसंत ईमानदार लड़का है। कैसे? बसंत गरीब, मेहनती, स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था। बिना परिश्रम के मदद में मिले पैसों को भीख समझता था।
पर राजकिशोर के नोट भूनकर वापस आते समय वह मोटर दुर्घटना में घायल हो गया। होश आते ही अपने भाई प्रताप को पर राजकिशोर के पैसे लौटाने भेजा। पंडित राजकिशोर की परोपकारिता अनुसरणीय है। स्पष्ट कीजिए। राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। पंडित राजकिशोर का परोपकारी गुण आदर्श है। वे मजदूरों के नेता थे। वे निस्वार्थ से मजदूरों के बस्ती में लेक्चर देते और उन्हें सेवा करते हैं। बसंत की सहायता करने के लिए एक छलनी खरीदते हैं। घायल बसंत को डॉक्टर बी से इलाज करवाते हैं। उसे अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं। प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों आया? बसंत पंडित राजकिशोर को छलनी बेचकर उनका नोट भुनाने गया, लेकिन वापस आते समय मोटर के नीचे आकर बेहोश हो गया। होश आते ही अपने भाई प्रताप को पर राजकिशोर के पैसे लौटाने को उनके घर भेजा। बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? बसंत गरीब, मेहनती, स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था। बिना परिश्रम के मदद में मिले पैसों को भीख समझता था। इसलिए बसंत पैसे लेने से इनकार करता है। बसंत नोट भुनाकर वापस क्यों नहीं लौटा? कारण स्पष्ट कीजिए। बसंत पंडित राजकिशोर को छलनी बेचकर उनका नोट भुनाने गया। वह मोटर दुर्घटना में घायल हो गया। उसके पैसे, सामान सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचल गए। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, इसलिए वह वापस नहीं लौटा। इंटरनेट क्रांति निबंध। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? देश विदेश के लोगों के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, संस्कृति, कला आदि का प्रभाव हमारी समाज पर पड़ती है। ई गवर्नेंस का परिचय दीजिए। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट के द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकता है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? बताइए। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। इसके कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट सचमुच वरदान है। इंटरनेट द्वारा पल भर में कोई भी विचार, चित्र, वीडियो चित्र भेज सकते हैं। घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। कोई भी रकम भेजी जा सकती है। इंटरनेट जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना। आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया? परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे। उन्हें सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। उनके आने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलती थी। लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या क्या लिखा गया था? आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। चप्पलों की चोरी होने से बचने के लिए ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलें एक जगह पर नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल एक जगह, दूसरी चप्पल उससे 10 फीट दूरी पर उतारनी चाहिए। लेखक परसाई जी का स्वागत कैसे किया गया? लेखक परसाई जी को खूब स्वागत किया गया। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाया? परसाई जी ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी।
फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ होगी ही। लेखक सम्मेलन में भाग लेने का कारण क्या है? लेखक यह हिसाब लगाकर गए कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। इस तरह 150 रुपए बचेंगे। दुनिया में पहला मकान। लेख। भैंस के पंजर से दोस्तों को कैसी जानकारी मिली? पंजर के चारों पैरों के हड्डियों की तरह 4 मोटे लकड़ी के गोले जमीन में गाड़ना चाहिए। उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बनाना चाहिए। किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम ने हाथी, सांप, भैंस और मछली आदि जानवरों से मुलाकात की। किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम बटा आदिवासी दोस्त जंगल की ओर क्यों चल पड़े? दोनों दोस्त तो मकान बनाना चाहते थे, लेकिन वे मकान बनाना नहीं जानते थे, इसलिए पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। रोबोट कहानी। रोबोनिल क्या क्या काम करता था? रोबोनिल के कार्यों का विवरण दीजिए। बटा सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था। क्यों? रोबोनिल सब काम करता था। सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों के स्वागत में दरवाजा खोलना, घर के बच्चों को कहानियां सुनाना, उनके होमवर्क में मदद करना तथा सक्सेना जी को वर्ड प्रोसेसर पर सहायता करना, इन सबके साथ उनके कुत्ते को घुमाने का काम भी करता था। धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? नौकर साधोराम घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था, अतः साधोराम की जगह घर का काम करने के लिए रोबोट लाने का निर्णय किया। रोबोटिक संघ ने साधोराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला? रोबोटिक संघ के अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का दबाव डाला। रोबोजीत अनुबंध रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाना पड़ा। फिर से साधोराम को नौकरी पर रखने का निर्णय लेना पड़ा। महिला की साहस गाथा। व्यक्ति परिचय। बचेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता? बचपन में बचेंद्री को 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। वे कठोर परिश्रम करती थी। सिलाई का काम सीखकर पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। महिला की सहसगाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? प्रस्तुत पाठ से यह संदेश मिलता है कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। इस पाठ साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीख सकते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। बचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। बचेंद्री पाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसादेई नेगी की 5 संतानों में से वह तीसरी संतान है। उनके बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कैसे की? बताइए। बचेंद्री ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कालानाग, गंगोत्री, ग्लेशियर पर्वतों की चढ़ाई की, इससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेनसिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली और प्रभावित हुई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद खड़े होने के लिए सुरक्षित जगह बना ली। घुटनों के बल पर बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागरमाथे के ताज का चुंबन किया। हनुमान चालीस और दुर्गा मां के चित्र को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा करके बर्फ में दबा दिया। अंग दोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। दक्षिण शिखर के वातावरण का वर्णन बचेंद्री कैसे करती है? दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी। ढलान एकदम सीधी नीची चली गई थी। कर्नाटक संपदा। निबंध। कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले पट्टदकल्लू के मंदिरों में शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर मंदिरों की मूर्तियां सजीव लगती है।
श्रवणबेलगोला की एक शिला प्रतिमा दुनिया को शांति और त्याग का संदेश दे रही है। विजापुर के गोल गुंबज की व्हिस्परिंग गैलरी की वास्तुकला अद्भुत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के प्रतीक का वैभव है। कन्नड़ भाषा एवं संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन के बारे में लिखिए। वचनकार बसवण्णा, अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ आदि संत कवियों के वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रन्न, पोन्न, कुमारव्यास, हरिहर राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया। आधुनिक काल के 8 दिग्गज साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर कन्नड़ भाषा, संस्कृति और कर्नाटक के गौरव को बढ़ाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। इसके पश्चिम में अरबी समुद्र है। दक्षिण से उत्तर के छोर तक लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। कन्नड़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार कौन कौन है? कन्नड़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार कुवेंपु, द्रा बेंद्रे, शिवराम कारांत, मास्ती वेंकटेश अव्यंगार, वी क्री गोकाक, U.R. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार हैं। बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? बांधों से हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। जलाशयों से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? बेंगलुरु में HL, HMT, ITI, BEL, BHEL आदि बृहद संस्थाएं हैं। कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं? कर्नाटक में चंदन का पेड़ विपुल मात्रा में है। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। बाल शक्ति लघु नाटिका। बाल शक्ति टोली ने गांव की सफाई के लिए क्या क्या काम किया? बाल शक्ति टोली कौन कौन से कार्य करने का निश्चय किया? बाल शक्ति टोली ने गांव की सफाई के लिए अनेक काम किया। रोज 1 घंटा गांव की गंदगी को दूर करके साफ करना, गांव के गड्ढों को मिट्टी से भरना, निश्चित जगह में गांव का कूड़ा डालना और सबको वहीं कूड़ा डालने को कहना, गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना आदि। आप गांव को एक आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं? गांव की गंदगी दूर करना, गांव के चारों ओर पेड़ लगाना, गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना, परस्पर सहयोग से वातावरण स्वच्छ रखना। इन कार्यों से गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं। कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की तारीफ कैसे की? इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी थोड़ी है। बाल शक्ति के कारण गांव एक आदर्श गांव बन गया है।